हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं क्लास 10th की फिजिक्स का साइंस पार्ट लेके तो आज हम बात करने वाले हैं यूबीएफ में संबंध। ठीक है, पिछले वीडियो से नेक्स्ट आगे जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने आपको उसने बताया था कि अगले वीडियो में आपको कराएंगे यूबीएफ में संबंध। तो देखो, यूबीएफ में संबंध दोनों दर्पणों में अलग अलग होता है, तो दोनों में से मैं एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहला हमारा है अवतल दर्पण द्वारा यूबीएफ में संबंध। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, ये हमारा एक दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और इसकी ये जो भुजा है ये क्या है? ये है ध्रुव और ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पर ये कोई वस्तु भी है वो डैश, ठीक है। और ये वस्तु, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी जानते हैं। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इतनी बात समझ में आई? देखो मैं बताता हूँ, ये हमारी प्रकाश किरण जो है ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी वो ओ डैश, और इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। आपको अच्छे से याद होगा। दूसरी बात, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसे ठीक है, तो ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, इसलिए ये ओ डैश का प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम नाम दें आई डैश। इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैं चाहता तो चित्र पहले ही बना सकता था, लेकिन हमने कहा आपको अगर आप देख के बनाते हुए देखेंगे तो आपको आसानी से वापस रिवीजन हो जाएगा और ये चीज अच्छे से आएगी। ठीक है, तो देखो, एक वस्तु जो वक्रता के अनंत के बीच रखी है और इस वस्तु से प्रकाश किरणें हैं जो एक जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जा रही है। दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मार्ग में वापस लौट जा रही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसमें यूबीएफ में लेसन। तो देखो, ये वीडियो आपकी 10th क्लास से लेकर 10th की क्लास से बोर्ड क्लास के लिए से इम्पोर्टेंट ही है, इसके साथ साथ ये 12th में भी आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अभी, ये आपके 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेस है 12th के फिजिक्स में लाइट चैप्टर का बेस है, बेसिक है ये। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझिए, तो उसको आपको ये बहुत आगे आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, हमने देखा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब हम आपको इससे पहले एक चीज और बताते हैं, वो है ये। अगर आप जानते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों में इसके कोई दो कोण, मान लो ये दोनों कोण और इसके दोनों कोण अगर समान हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी समान होता है, तो उन त्रिभुजों का तीसरा कोण भी समान होता है। ठीक है, प्रमेय होती है त्रिभुज की कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण समान हैं तो उनके तीसरा कोण भी समान होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर तीसरा कोण भी समान है और अगर त्रिभुज के तीनों कोण समान हैं तो वो दोनों त्रिभुज होते हैं, वो समरूप त्रिभुज होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं? समरूप त्रिभुज। कैसे त्रिभुज? समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और समरूप त्रिभुज में इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज में इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये अच्छी प्रमेय है और इसका बहुत उपयोग आएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल पढ़ेंगे, या आप वैसे भी त्रिभुज पढ़ेंगे तो इसका बहुत उपयोग है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण यदि समान हैं तो उसका तीसरा कोण भी समान होता है, और यदि तीनों कोण समान हैं तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं, और समरूप त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQR। ठीक है, ये कोण है आपका θ1, ये θ2 और ये θ3। तो ये θ1, ये θ2 और ये θ3। तो देखो,
थीटा वन जो है इधर, यहाँ भी थीटा वन है, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा इनका अनुपात समान होगा। ये समान होगा BC बटे QR बराबर। ये कोण अगर ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या है AB, तो इसी के समान कौन सा कोण है Q2, तो थीटा 2, थीटा 2 के सामने भुजा कौन सी है QP या PQ बराबर। अगर ये त्रिभुज ले, ये कोण ले रहे हैं इसके सामने की भुजा कितनी है AC, अगर ये AC लिया तो इसी के बराबर जो कोण है Q3, इसके थीटा 3 इसी के सामने की भुजा है PR, ये लेंगे तो ये अनुपात कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपके लिए ये जो कंटेंट है बहुत ही सरल होने वाला है, बिल्कुल आसानी से बहुत ही जल्दी समझ आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए आप, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सॉरी जो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज में क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने, अगर आपने ये चीज अच्छी से समझ ली तो आप ये आसानी से कर लेंगे और कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। ठीक है, ये वादा करते हैं। वापस एक बार फिर समझाते हैं। देखो, अब हमने बात की यहाँ, तो हमने देखा ये त्रिभुज OOC त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है OOC। ठीक है, त्रिभुज है OOC और एक त्रिभुज हमने लिया IIC, ये IIC त्रिभुज OOC तथा त्रिभुज IIC में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा, तो देखो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, ये दो तिर्यक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं। आपको पता होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को अपनी काटती हैं तो इनके ये दोनों कोण जो होते हैं ये कैसे होते हैं, समान होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के समान होगा। समझ में आया? देखो, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के समान होगा। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ बात करें तो ये त्रिभुज में इस मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की है, तो ये कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 90 अंश का समकोण त्रिभुज। और इस लाइन पर ये भी लिखा, जब ये लंबवत है तो ये त्रिभुज चित्र भी कैसा बन रहा है, लंबवत बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात त्रिभुज के इन दोनों त्रिभुज के ये दो कोण समान हो गए। और जब दो कोण समान हो गए तो ये वाला कोण तीसरा भी इस कोण के कैसा होगा, समान होगा। बात समझ में आई? ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। ये कोण C जो है, ये दोनों कोण समान होंगे। क्यों होते हैं? ये दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो दोनों कोण, ये वाला इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर है। और ये अगर इसके लंबवत रखी हुई है 90 अंश का कोण है, तो ये भी 90 अंश का होगा, तो ये दोनों कोण भी बराबर है। और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा, अर्थात में तीनों कोण समान हैं। तीनों कोण कैसे हैं, समान हैं। और तीनों कोण यदि समान हैं तो ये त्रिभुज कैसे हैं, अतः OOC त्रिभुज OOC तथा त्रिभुज IIC समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो यहाँ से आपका एक बेस बनेगा, जिससे आपका पूरा ये बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो उसका तीसरा कोण भी कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, दो कोण समान हैं तो तीसरा कोण भी समान होगा। और ये तीनों कोण समान हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा, वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे? हाँ, अब देखो आगे। तो हमने जान लिया कि ये त्रिभुज OOC और IIC ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान हैं, समरूप हैं। तो जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, नियत होता है। भाई हमने बताया आपको, अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात नियत होता है। तो ठीक है भाई, भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, OOC बटे इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है,
हाँ पहले इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ओ डैश, और इस कोण के बराबर कौन सा कोण है, इस कोण के बराबर ये वाला कोण है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, देखो ये वाली है, आई आर डैश, आई आई डैश, तो ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर। अब हमने लिया इस कोण के सामने की भुजा ये है ओ सी, क्या है, ओ सी। अगर ये ओ सी है तो इसके बराबर कौन सा कोण था, ये वाला, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, आई सी, तो ये हो जाएगा ओ सी बटे आई सी, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, एक बार फिर समझो इसको, मैं फिर बता दूंगा, इसको बेटा और आप अच्छे से समझिए। देखो हमने बताया कि समरूप त्रिभुजों में जो कोण समान होते हैं उनके सामने की भुजाएं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण के सामने की भुजा है ओ डैश, और इसके बराबर जो कोण है वो है कोण ये, तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, आई आई डैश, तो ओ डैश बटे आई आई डैश, ओ डैश बटे आई आई डैश, तो हमने लिख दिया ये चीज, ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर, ये किसके बराबर होगी, तो अब हमने कोण लिया ये वाला। अच्छा आप ये भी कह सकते हो सर ये कोण क्यों ले रहे हैं, ये वाला क्यों ले रहे हैं, तो देखो भाई हमें जो चीज सिद्ध करनी है, जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो ये दूरी लेंगे, ये दूरी लेंगे तभी तो ये दूरी लेके आएगी, तो इसलिए हम ये दूरी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये वाला कोण इसके सामने भुजा कौन सी होगी बताओ, ये सामने भुजा है ओ सी, कितनी है ओ सी, तो हम लिख दिया क्या ओ सी। अब इस कोण के बराबर कोण कौन सा था, ये वाला कोण था, तो इस कोण के बराबर सामने भुजा कौन सी है, आई सी या सी आई, तो ओ सी बटे आई सी, तो ओ सी बटे आई सी। ठीक है, तो ये दो भुजाएं हमने ले ली, इसको हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, अब हम लेते हैं यहाँ एक कोई नाम लेते हैं, ये कोई बिंदु ए है ये, ठीक है, ये बिंदु ए, और इस बिंदु ए से यहाँ पर एक लंब डालते हैं और इस लंब का नाम दे देते हैं एम, इस बिंदु का क्या नाम दे दिया हमने, एम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए एम एफ, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए एम एफ, यानी कि ये त्रिभुज ए एम एफ तथा एक और त्रिभुज लेंगे हम आई आई डैश एफ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला, ठीक है, आई आई डैश एफ, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज कौन सा, ए एम एफ और आई आई डैश एफ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करते हैं, तो यही वही कंडीशन से हम देखते हैं। तो देखो हमने फिर देखा ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये कोण 90 अंश था, तो इधर वाला कोण कितना हुआ, 90 अंश होगा, और यहाँ ये हमने डाला है लंब, और जब लंब डाला है तो ये कोण कितना होगा, 90 अंश, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा भाई, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा। भाई त्रिभुज में जब कोई दो त्रिभुज हो उनके दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर है, तो दो कोण हमने बराबर कर लिए, तो ये वाला कोण जो है तीसरा वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। और जब तीनों कोण समान हैं, कैसे, तीनों कोण समान हैं तो त्रिभुज एएमएफ तथा त्रिभुज आईआईडीएफ समरूप है। कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, और इतनी बात अगर हमने क्लियर कर ली कि ये दोनों भी समरूप हैं, अच्छी बात है, समरूप है, तो फिर क्या करते हैं, सेम प्रोसेस फिर लगाएंगे इनमें भी, तो सेम प्रोसेस लगाएंगे, क्या, इनकी भुजाओं का अनुपात भी हम समान कर देंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात भी हम कैसा कर देंगे, समान कर देंगे। तो देखो इनकी भुजाओं का अनुपात समान करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो इस कोण के बराबर ये कोण है, इसके सामने भुजा कितनी है, ए एम, और इसके सामने का क्या है, आई आई डैश, तो यहाँ हम लिख देंगे ए एम बटे आई आई डैश बराबर, यहाँ हो जाएगा इसके सामने की भुजा क्या है, एम एफ, तो इसके सामने की भुजा क्या है, आई एफ,
तो ये हो जाएगा MF बटे IF। ठीक है, समीकरण नंबर इसको दे देंगे 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई समीकरण 1 में और समीकरण 2। अब हमने देखा कि जो AM भुजा है ये दोनों रेखा समांतर है। कैसी है? समांतर। ये रेखा, ये जो ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर ये रेखा है, तो इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच कहीं भी आप नाप लीजिए, उनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। ठीक है, तो ये जो दूरी है O डैश और ये दूरी है AM, ये दोनों दूरियां समान हैं। कैसी हैं? एक समान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे AM बराबर O डैश, AM बराबर O डैश। ठीक है, अर्थात AM का मान O डैश के बराबर है। तो हम AM की जगह O डैश रख सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। तो हम रख देंगे यहाँ, तो ये देखो O डैश बटे I डैश बराबर MF बटे IF। समीकरण नंबर दे दो इसको 3। अब हमने देखा समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, तो ये देखो O डैश बटे I डैश और ये भी हमारे पास क्या है O डैश बटे I डैश, ये दोनों समान हैं और इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है और ये दोनों समान हैं, तो ये दोनों मान भी क्या होंगे? एक दूसरे में समान होंगे। आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। तो समीकरण 1 व 3 से क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से हम क्या करेंगे? वैल्यू लगा देंगे। तो ये हो जाएगा OC बटे IC बराबर MF बटे IF। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर बताता हूँ क्या किया हमने। हमने देखा कि ये O डैश बटे I डैश का मान ये है और O डैश बटे I डैश का मान ये भी है, तो इसी का मान ये है और इसी का मान ये है, तो ये दोनों मान भी आपस में समान होंगे। इसलिए हमने रख दिया OC बटे IC बराबर MF बटे IF। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या है OC बटे IC बराबर MF बटे IF। अब हमने ये देखा कि ये जो MF रेखा है, ये MF, M और P में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही कम अंतर है, बहुत ही कम, बहुत ही न्यूनतम अंतर है। और जब न्यूनतम अंतर है तो इस अंतर को हम छोड़ देते हैं। पता है क्यों? इसका कारण क्या है? हम ये जो दर्पण ले रहे हैं, अगर हम इस दर्पण को, यदि ये मान लें कि ये दर्पण बिल्कुल सीधा है, ये झुका हुआ नहीं, बिल्कुल सीधा है, तो किसी भी रेखा बन जाएगी, तो ये M बिंदु P पर ही आ जाएगा। ठीक है, अगर दर्पण का द्वार का मान बड़ा ले लें तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल सीधा को मान लें, सीधी रेखा मान लें, तो ये बिंदु M इसी P पर होगा और बिंदु P पर होगा तो MF जो है वो PF के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? PF। यहाँ हम लिख देंगे MF बराबर PF, यहाँ लिख दो लगभग बराबर है, थोड़ा सा अंतर है, तो हम MF को क्या करते हैं? PF के बराबर ले लेंगे। तो हम इसको लिख देंगे OC बटे IC बराबर PF बटे IF, ये मान करके हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब यहाँ से देखिए, इसको हम साफ करते हैं, इसको निकाल देते हैं। हमारे पास जो मान निकल के आया वो है OC बटे IC बराबर PF बटे IF। यहाँ लिख देते हैं इसको OC बटे IC बराबर PF बटे IF। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ तो देखो OC ये है C और ये है O, अर्थात इस दूरी की बात कर रहा है, इस दूरी। ठीक है, OC। अब हम बात करते हैं IC, IC अर्थात इस दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान हो, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दूरियां जो होती हैं दर्पण से वस्तु की या प्रतिबिंब की दूरियां, तो हमने उनको बताया था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। तो फिर मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो इस P से दूरी मापी जाएगी जो वस्तु है उसकी, तो वस्तु की दूरी कितनी होती है? U। हम यहाँ लिख देते हैं इसको, ये दूरी है U। ठीक है, दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से इस की दूरी कितनी है? U। वस्तु की दूरी U होती है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब इस जगह।
तो ये दूरी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूरी है v, कितनी है v, ठीक है। और फोकस दूरी कितनी होती है f, फोकस दूरी कितनी होती है f, और ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये होती है r, कितनी होती है r, ठीक है, समझ में आया। फिर मैं बताता हूँ ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है u, क्या होती है u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है v। अब देखो इन निशानों को हटा देते हैं जिससे आपको ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, निशानों को हटा देते हैं, इन निशानों को साफ, तो आपका ध्यान इन चीजों पर नहीं जाएगा और आप सही से इसको देखेंगे, ठीक है। ये है, ठीक है, आप देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी है u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है v, और फोकस दूरी है f, और वक्रता त्रिज्या है r। ये चीजें आप पहले सब जान चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यू रखते हैं इसमें और मान लगा दो, तो देखो क्या होगा, OC की दूरी है OC, इस OC की वैल्यू क्या है, हमें OC की वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू पता है OP की, किसकी वैल्यू पता है, हमें OP की वैल्यू पता है और PC की वैल्यू पता है, तो हम OC की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो भाई मैं यहाँ इस तरीके समझा रहा हूँ, ये दूरी ये है और हमें यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन हमें पूरी दूरी पता है और हमें इतनी दूरी पता है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये पूरी दूरी है, कितनी है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है, तो हम आसानी से इस OC का मान ज्ञात कर सकते हैं। OC का मान मतलब इतनी दूरी का मान ज्ञात कर देंगे, कैसे, इस दूरी में से इस e को मत मान, यहाँ मान लो ये दूरी है 10 सेंटीमीटर और ये दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो आप इस दूरी को ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तुरंत बता दोगे कैसे पता चला, 10 में से 6 को माइनस कर दिए 4 आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ हम OC की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम OP में से PC को कम कर देंगे तो OC का मान ज्ञात रहेगा, तो ये हो जाएगा OC बराबर OP माइनस PC बटे IC, IC ये दूरी ज्ञात करनी है IC, तो क्या करें हम PC में से PI को कम कर दें तो हमें IC ज्ञात हो जाएगी, ये लिखते हैं हम PC माइनस PI, ठीक है। सेम कंडीशन यही है, PC में से PI कम कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हमें IC ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, बराबर PF, PF इसकी वैल्यू हमें पता है तो PF को PF रखेंगे बटे IF इस दूरी की ज्ञात होगी, इस दूरी इतनी दूरी ज्ञात करनी है तो PI में से PF को कम कर दो IF ज्ञात हो जाएगी, तो इसको हम लिखते हैं क्या, PI माइनस PF। इन वैल्यू हमें पता है। OP का मान कितना है, OP का मान क्या है U। अब देखो यहाँ पर हमें चिन्हों के साथ मान देना है, तो हमें पता है कि हम यहाँ से बाईं तरफ दूरियां माप रहे हैं, किधर माप रहे हैं, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ माप रहे हैं सारी दूरियां, तो ये सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी, कैसी होंगी, ऋणात्मक। OP का मान होगा माइनस, माइनस ये चिन्ह आ गया, PC क्या है, PC अर्थात R, तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, माइनस का बटे PC माइनस का माइनस PI V, तो V किसका होगा, माइनस का होगा, बराबर PF क्या है, PF F और N किसका होगा, माइनस का, आपका तब की फोकस दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। PI का मान क्या है, PI का मान निकाला है माइनस PF का मान माइनस F, ये मान करके आ गए, ठीक है। अब हम क्या करें, माइनस क्या होता है, प्लस R बटे माइनस R प्लस V बराबर माइनस के F बटे माइनस D माइनस प्लस F। हमने क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया, माइनस गुणा करते हैं, माइनस से गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस। अब हम जानते हैं, हमने आपको बताया था R बराबर 2F, क्या बताया था, R बराबर 2F, मतलब किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी दुगनी होती है, सॉरी आधी नहीं दुगनी, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या होती है वो दुगनी होती है, ठीक है, मतलब F की वैल्यू को दुगना करते हैं तो R प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखो R की वैल्यू रख देंगे माइनस U प्लस 2F बटे माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F बटे माइनस V प्लस F,
इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका होगा इसमें करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस यू एफ, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2vf और प्लस 2f स्क्वायर बराबर, अब इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर और माइनस vf। तो देखो ये इसके बराबर है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, कट जाएगी, 2f स्क्वायर तो उसमें कट जाएगा, बचा क्या, ये है uv बराबर, ये माइनस का इधर ले आओ, ये माइनस का इधर ले आओ, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस और vf पहले से यहाँ है, इसको लेके आए तो प्लस का uf और इसको लेके आए तो प्लस का 2vf, तो uv बराबर इस uvf में से 2vf है तो इसमें से ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा uf और ये हो जाएगा प्लस का vf, दो में से एक कम हो जाएगा, एक बचेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम uvf का भाग देंगे, किसका भाग दे देंगे, uvf तीन में भाग ले देंगे uvf का, क्या लिख देंगे, uvf का भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, तो देखो uv से uv कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा और vf से vf कट जाएगा, क्या बचा आप देख लो, तो यहाँ से जो वैल्यू बची वो ये है 1/f बराबर, यहाँ बचा 1/v प्लस 1/u, ये हमारा संबंध निकल के आया uv तथा f। यहाँ f क्या है, f फोकस दूरी है, v क्या है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अवतल दर्पण के द्वारा uvf में संबंध ज्ञात हुआ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको ये अभी अगर आपने सीख लिया तो ये कक्षा 12 तक आपके काम आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से सीखें।